स्वागत है आपका भूत गाउन में, जहां हर रात कोई ना कोई खेल आखिरी खेल साबित होता है। आज की कहानी एक ऐसे खेल की है जो मजाक में शुरू हुआ पर खत्म किसी की जान लेकर हुआ। पर उससे पहले बताइए तो सही, आप किस गांव या किस शहर से हमें सुन रहे हैं और रात के कितने बजे हैं आपकी घड़ी में? कहीं वही वक्त तो नहीं जब परछाइयां जिंदा होती हैं। अगर ये कहानी सच जैसी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली रात शायद इसी कहानी की परछाई आपके पीछे से बोले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए अगर कभी किसी ने आपके साथ भी भूत उतारने का खेल खेला हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी, भूत उतारने का खेल। भरमपुर की रातें दूर से देखो तो बस अंधेरा लगती हैं, पास जाओ तो लगता है अंधेरा खुद एक जीव है। धीरे धीरे सांस लेता, कभी हवा के साथ फुसफुसाता, कभी किवाड़ों के पीछे से झांकता। उस रात भी कुछ वैसा ही था। बादलों की परतें चांद से आंख मिचौली खेल रही थीं। नीम के पत्ते कांपते हुए ऐसे बज रहे थे जैसे किसी ने तांबे के छोटे छोटे झांझ टांग रखे हों, और पुराने स्कूल की टूटी खिड़कियां हर झोंके पर चर्र कहकर अपनी थकी शिकायत दर्ज करा रही थीं। इसी खंडहर के बाहर मिट्टी के मैदान में चार दोस्त भिड़े खड़े थे, रवि, दीपक, सोनू और पप्पू। रवि की आंखों में हमेशा की शरारत थी, आज उसमें नशे की चमक भी घुली हुई थी। दीपक के चेहरे पर हिम्मत कम और बहस ज्यादा थी, मगर जुबान तीखी। सोनू शांत था, वो बातें सुन लेता जिन पर बाकी हंसकर निकल जाते। और पप्पू, उसके हाथ में मोबाइल था, कैमरा ऑन, जैसे दुनिया सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए बनी हो। ये लो सेट। रवि ने जेब से नींबू मिर्च निकालकर मिट्टी पर सफाई से रखे। उसने उंगली से एक कच्चा सा गोला बनाया, बीच में नींबू मिर्च रखकर पास पड़ी लालटेन को थोड़ा ऊंचा कर दिया ताकि रोशनी गोलाई बना दे। आज भरमपुर का सबसे टॉप वीडियो बनेगा, भूत उतारने का खेल। भाई, व्यूज तुम्हारे होश उड़ा देंगे। मेरे होश तो अभी से उड़े पड़े हैं, दीपक बुदबुदाया। ये स्कूल बुरा नाम वाला है, रात को यहां क्यों? दिन में भी आ सकते थे। दिन में भूत किसे दिखते हैं? पप्पू खिलखिलाया कैमरा संभालते हुए। और ऊपर से डायलॉग तैयार हैं, इंट्रो मैं दूंगा। सोनू ने बिना कुछ कहे सिर पर गमछा बांधा। उसकी आंखें लालटेन की लौ में चुपचाप चमकीं। फिर वह मिट्टी पर दोनों पैर जोड़कर बैठ गया। पाठ में पढ़ूंगा, उसने धीरे से कहा, लेकिन मजाक नहीं करूंगा। उसकी आवाज में एक सीधी, बिना सजावट की गंभीरता थी। रवि ने बीड़ी सुलगाकर एक लंबा कश लिया। धुआं हवा में तैरने लगा। मूड सेट। दीपक, तू बना ठना भूत, गिरधप, आंखें उलट जैसे फिल्मों में करते हैं। पप्पू, तू मूविंग शॉट दे, लो एंगल में नींबू मिर्च का क्लोज, फिर मेरे चेहरे पर 35 डिग्री के जंप कट। सोनू, तू रियल रहना, नकली मत बनना। पप्पू ने मोबाइल को दोनों हाथों में संभाला और फुसफुसाया, रिकॉर्डिंग ऑन। स्क्रीन पर टाइम चमका। हवा में एक अनदेखी ठंड घुली, जैसे किसी को खबर हो गई हो कि उसे बुलाया जा रहा है। रवि ने लाल मिर्च के कुछ दाने लालटेन के पास चट खाए। सौंधा सा धुआं उठकर नींबू के पीलेपन से मिल गया। उसने आंखें मूंद लीं, आवाज नीचे कर दी, जितनी गंभीर उतनी नाटकीय। हे अनदेखी शक्ति जो इन दीवारों के सन्नाटों में छुपी है, ये बांध तोड़, अपना नाम बता, बाहर आ। दीपक ने इशारे पर शानदार अभिनय किया। धप्प से घुटनों के बल, आंखें आधी उलट, धीमे धीमे गले से गूं गूं की अनगढ़ आवाज। पप्पू कैमरा घुमाता नींबू मिर्च और लालटेन का घेरा काटते हुए रवि के चेहरे पर आया। फिर टूटे ब्लैक बोर्ड की दिशा में स्विच, जहां चूने के पुराने लिखे शब्द बारिशों से फटकर मोटे धब्बे बन गए थे। सोनू ने हनुमान चालीसा के शुरुआती दोहे धीमे धीमे उठा लिए। उसके स्वर बड़े शुद्ध नहीं थे, पर उनमें एक साफ सुथरा डर था। वो डर जो मजाक करके पीछे नहीं हटता,
बल्कि सीने में बैठकर धड़कन के साथ ताल देता है। श्री गुरु चरण, सरोज रज शब्द लौ की तरह कांपे और हवा में फैल गए। रवि ने फिर कहा, इस बार ऊंची जिद्दी आवाज में, भूत बाहर आ। हंसी बाकी तीनों के होंठों पर ठहरी हुई थी कि तभी लगाम कस गई। मेढक चुप, दूर का कुत्ता चुप। नीम की टहनियों के आपसी रगड़ की धुन अचानक कहीं खो गई। लालटेन की लौ ने एक तेज लंबा सा लपका लिया, फिर सिकुड़कर गोल दाने की तरह कांप गई। दीपक ने एक आंख से झांका। अबे, हवा रुक गई क्या? इसी को तो इफेक्ट बोलते हैं। रवि ने आंख न खोले मुस्कुराकर कहा। और अब क्लाइमैक्स। उसने हाथ उठाए, उंगलियां मुंह से मिलाकर फिर बाहर की ओर फेंकते हुए गरजा, भूत बाहर आ। और तभी टूटे क्लासरूम के सबसे अंधेरे कोने से एक आवाज निकली, न पास न दूर, बस वहीं उस घुटने की ऊंचाई पर जहां लालटेन की रोशनी नहीं पहुंचती। आवाज भारी नहीं, पर बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने बहुत अभ्यास के बाद एक पंक्ति सही सुर में बोली हो। किसे बाहर निकाल रहे हो? समय ने जैसे दोनों बाजुओं से पकड़कर चारों की हंसी रोक दी। पप्पू का कैमरा आधा सेकंड नीचे झटका खाकर मिट्टी पर आ लगा। फ्रेम उलटा, फिर सीधा, फिर टेढ़ा। स्क्रीन पर दानेदार रोशनी का शोर। दीपक के अभिनय की सारी ओवर एक्टिंग एक झटके में उतर गई। वह बैठने की मुद्रा से सीधे उठ खड़ा हुआ, आंखें सामान्य, आंसू की पतली परत चमकती हुई। सोनू के दोहे की लय टूट गई। उसकी उंगलियां रुक गईं और गमछा गर्दन तक खिंच आया। रवि ने आंखें खोली। किसने बोला? उसके गले में खर्च नहीं, खराश थी। किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ वही कोना जहां ब्लैक बोर्ड था, धूल चाटते चाटते थोड़ा चमकदार लग रहा था, जैसे वहां अभी अभी किसी सांस का भाप पिघला हो। पप्पू हिम्मत करके मोबाइल उठाता है। टॉर्च ऑन, फ्रेम उस कोने पर टिक जाता है। धूल के कण बर्फ की चितकबरी की तरह तैरते हैं। टूटी मेज, आधी गिरी बेंच, चूने का चूर्ण। कुछ नहीं, लेकिन कुछ था, क्योंकि चारों के दिल एक साथ भारी हो गए। रवि ने बेमन सी हंसी खींची। कोई हमी में से बोला होगा, दीपक तूने बोला क्या? मैं नहीं। दीपक का गला सूख गया। सोनू? सोनू ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखें उस कोने पर टिकी थीं, वो आंखें जो सुनी हुई चीजों का वजन अपने भीतर सोख लेती हैं। रवि की जिद जीत गई। चल एक बार और। उसने गहरी सांस लेकर अंतिम बार जोर लगाया। भूत बाहर आ। इस बार जवाब बिल्कुल पास से था, इतना पास कि लगता था शब्द रवि के ही होंठों से निकले हों, पर आवाज किसी और की। मैं बाहर ही तो हूं। लालटेन टकराकर गिर पड़ी। लौ ने मिट्टी छाटी और फिर छोटी सी चमक बनकर बुझने को हुई। भागो। किसने कहा पता नहीं, पर चारों एक साथ भागे। कच्ची गली में उनकी चप्पलों के थपथप के साथ एक पांचवां घिसटने वाला शोर भी जुड़ गया। सधे कदम नहीं, जैसे कोई पंजों के सहारे खींचता चला आ रहा हो। रस्ते भर पप्पू का कैमरा रिकॉर्ड करता रहा। उलटे सीधे कोण, हवा की सीटी, हांफती सांसें, बीच बीच में खुली खिड़कियों से झांकती नीली अंधेरी। रवि ने एक पल के लिए पीछे देखा। दीवार पर दौड़ती परछाइयों की गिनती 4 नहीं थी, 5 रेखाएं थीं, 4 सामान्य ऊंचाई की और एक बीच में लंबी झुकी, जो हर मोड़ पर बाकी की पीठ से चिपक कर चल रही थी। घर पहुंचकर दरवाजा भीतर से धक्का देकर बंद। कुंडी 2 बार। लालटेन फिर जलाई गई। वो दाने जितनी लौ कांपती हुई फैलकर चना जितनी हुई। कमरा जैसे सांस ले रहा था, छोटा, सिकोड़ा हुआ, डर से भीगा। दीपक जमीन पर धप। सोनू दीवार से पीठ टिकाकर बैठा। पप्पू ने मोबाइल की स्क्रीन कांपते हाथों में थाम ली। रवि दरवाजे पर कान लगाकर खड़ा। बाहर न अंधेरा हिल रहा, न हवा, सिर्फ अपने दिल की ठक ठक और बाकी 3 की सांसें। वीडियो चालू कर, रवि ने बिना पलटे कहा। पप्पू ने प्ले दबाया। धुंधली शुरुआत, नींबू मिर्च, लौ, रवि की आवाज, दीपक का अभिनय, सोनू के अधूरे दोहे।
फिर वही पंक्ति स्पीकर से साफ साफ, किसे बाहर निकाल रहे हो? चारों की गर्दनें एक साथ स्क्रीन के पास। पप्पू ने फ्रेम पीछे किया, झूम बढ़ाया, फिर स्लो किया। लालटेन की लौ के पीछे जहां रोशनी कम थी, धुएं सी आकृति 2 सेकंड के लिए ठहरती दिखी। चेहरा कहना मुश्किल, पर आंखों की जगह जैसे गाढ़ा अंधेरा रखा हो, किसी ने कोयला रगड़ दिया हो। होंठ, वहां धुएं का भभका था, जैसे कोई अभी अभी फुसफुसाया हो। दीपक के मुंह से हाय सी निकली। सोनू ने बुदबुदाकर कहा, ये हमारे पीछे खड़ी थी। रवि ने पहली बार गलती को महसूस किया, पर जुबान से निकला, कोई प्रैंक, गांव के लौंडे होंगे, कोई छुपकर बोल गया होगा। उसके कहते ही दरवाजे पर टुक। चारों ने एक साथ देखा। कुंडी नहीं हिली, बस चौखट पर किसी उंगली की सरसराहट। ऊपर से नीचे तक, धीरे धीरे, जैसे गीली मिट्टी से लथपथ पोर चौखट पर सरक गए हों। फिर शांति। रवि 2 कदम आगे बढ़ा, किवाड़ की पतली दर से बाहर झांका। धुंधली रात, खाली गली, कोई नहीं। वह अंदर लौटा तो उसकी आंखें चौखट पर टिक गईं। उधर 5 उंगलियों के सूखे, जंग लगे से निशान थे। 4 सामान्य और 1 टेढ़ी लंबी, बाकी से अलग, जैसे उंगलियां बराबर दूरी पर ना हो। कमरे की हवा भारी हो गई, मानो किसी ने चारों के बीच में कुर्सी खींचकर बैठ लिया हो। सोनू ने धीमे धीमे गमछा गर्दन से उतारा, हथेलियां जोड़ी। कोई मंत्र नहीं, बस एक सांस जो प्रार्थना जैसी लगती है। दीपक की गर्दन पर पसीना मोतियों की तरह ठंडा बैठा। पप्पू ने वीडियो रोककर फिर चलाया। इस बार आखिरी फ्रेम में बिल्कुल बाईं किनारी पर धुएं की पतली उंगली सी रेखा आकार लेकर गायब हो गई। किसी ने चलो नहीं कहा, फिर भी कोई हिला नहीं, जैसे डर ने हर जोड़ में कील ठोंक दी हो। बहुत देर बाद रवि ने दीवार पर नजर टांकी। मिट्टी के दाग में एक अधूरा सा शब्द बना था, जो लालटेन की लौ हिलते ही पूरा दिखाई देता। लौ थमती तो टूट जाता। आगे? ये किसने लिखा? पप्पू की आवाज कागज सी पतली। कोई उत्तर नहीं, बस वही अनदेखी सांस जो कान की जड़ों के पास से गुजरकर रीढ़ में उतर जाती है। रात और गाढ़ी हुई। लालटेन की लौ अब दाल के दाने जितनी। रवि ने आंखें बंद की। नींद नहीं, बस पलकों के पीछे थोड़ी देर के लिए दुनिया बदलने की इच्छा। और तभी उसके बिल्कुल कान के पास, इतना पास कि त्वचा में ध्वनि की ठंड सीधे उतर गई, वही आवाज फुसफुसाई, मैं बाहर ही तो हूं। रवि ने झटके से आंखें खोली। चारों जहां थे वहीं, पर लगता था कमरे का आकार बदल गया है। दीवारें आधा इंच नजदीक, छत 1 उंगली नीचे, हवा की मोटाई दुगनी। खिड़की के निचले हिस्से से थोड़ी धूल अंदर खिसकी। फर्श पर 5 पतली रेखाएं अपने आप खिंच गईं। 1, 2, 3, 4, 5 और रुक गईं, जैसे किसी ने भीतर से उंगलियां वापस खींच लीं। सुबह होने में बहुत समय बाकी था, मगर उस रात इसी कमरे में कहानी का खून पहली बार जम गया। नीम के पत्तों ने बाहर एक लंबी सांस छोड़ी। लालटेन की लौ ने छोटा सा डकार लिया और फिर स्थिर हो गई। और खामोशी के सबसे आखिरी कोने में किसी ने दरवाजे पर नाखून से बहुत धीमे लिखा, जो सिर्फ सुबह की हल्की रोशनी में दिखेगा, कुएं पर आओ। सुबह की पहली किरण भरमपुर पर वैसे ही गिरी जैसे हमेशा गिरती थी, धीरे, ठंडी, नीली। लेकिन आज हवा में कुछ गाढ़ा था, कुछ ऐसा जो सांसों के साथ भीतर उतरकर बेचैनी छोड़ दे। नीम के पत्ते भारी थे। पगडंडी पर बिखरे पड़े नींबू मिर्च के सूखे टुकड़ों से अब भी थोड़ी धुएं की गंध उठ रही थी। रवि के घर के बाहर हलचल थी। दीपक, सोनू और पप्पू वहां खड़े थे। दरवाजा आधा खुला और चौखट पर मिट्टी में 5 हथेलियों के निशान, 4 बराबर, 1 टेढ़ी और बाकी से बड़ी। ये देख, पप्पू ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चमकाई। रात को किसने किया होगा? किसी का मजाक होगा। रवि ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें निशानों पर टिकी रहीं। हवा में वही गंध थी, लोहे जैसी, गीली और सड़ी हुई। सोनू ने धीरे से कहा, याद है
दीवार पर क्या लिखा था? दीपक ने सिर हिलाया। कुएं पर आओ। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना कुछ बोले रवि के घर के अंदर चले गए। कमरे में लालटेन बुझी पड़ी थी, लेकिन कालिख दीवार के ऊपरी हिस्से तक फैली थी। जमीन पर सूखी मिट्टी में लिखा था, आगे। पप्पू ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन टूटी थी, पर वीडियो अब भी सुरक्षित था। कल रात का सब रिकॉर्ड है, उसने कहा। देखो। मोबाइल का स्पीकर खड़खड़ाया और आवाजें निकलीं। सोनू का चालीसा, दीपक का अभिनय, रवि की हंसी। फिर वही क्षण आया। भूत बाहर आ। एक पल को सब सामान्य, फिर वही आवाज, भारी, न पास न दूर। किससे बाहर निकाल रहे हो? वीडियो आगे बढ़ा। लालटेन की लौ कांप रही थी। रवि के पीछे ब्लैक बोर्ड के पास कुछ धुंधला हिलता दिखा। कोई परछाई, सिर झुका हुआ, पर चेहरा नहीं। सोनू ने कांपते होंठों से कहा, वो वही है। दीपक की सांस फंस गई। अबे कैमरा रोक यार। पप्पू ने वीडियो पॉज किया। स्क्रीन पर उस परछाई की रेखा जमी रह गई। चारों दोस्तों के पीछे खड़ी पांचवी आकृति। ये मजाक नहीं था, सोनू ने धीमे से कहा। तो था कौन? पप्पू की आवाज टूट गई। रवि ने स्क्रीन पर उंगली रखी। वो अब हमारे बीच है। थोड़ी देर में चारों चौपाल पहुंचे। सुबह की धूप लकड़ी की बेंचों पर बिखरी थी। बुजुर्ग लोग हुक्का पीते हुए बैठे थे, लेकिन जैसे ही रवि ने कहा, रात स्कूल में कुछ सुना हमने, सबकी नजरें एक साथ उठीं। एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला बीड़ी बुझाते हुए बोला, वहां मत जाना बेटा, वहां चंपा मरी थी। कौन चंपा? दीपक ने पूछा। बाबा बोले, 10 बरस पहले पगली थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक रात किसी ने कहा कि उसमें भूत है, तो सबने झाड़ फूंक का खेल रचा। वो चिल्लाई थी, अगर मुझे फिर कोई बुलाएगा तो मैं खुद उतरूंगी। और सुबह उसकी लाश कुएं में मिली। रवि चुप रहा। सोनू की गर्दन झुक गई। पप्पू ने धीरे से कहा, वो आवाज वही थी शायद। बाबा ने सबकी ओर देखा। तुमने उसे बुलाया है, अब वो लौटेगी नहीं। दिन ढलते ढलते रवि घर लौटा। उसकी आंखें लाल थीं और वो किसी से कुछ नहीं बोला। सोनू रात को उसके घर पहुंचा। देखा, रवि दीवार पर उंगलियों से कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहा है? रवि ने बिना पीछे देखे कहा, वो जो कहती है। दीवार पर लिखा था, कुएं पर आओ। सोनू ने कांपते हुए कहा, किसका कुआं? रवि मुस्कुराया, वही जो अब हमें गिन रही है। अगली सुबह रवि घर पर नहीं था। दरवाजा खुला था। कमरे में मिट्टी बिखरी थी। चारों बचे, सोनू, दीपक, पप्पू और उनके पीछे पांचवा। तीनों कुएं की ओर भागे। पीपल के नीचे वही पुराना कुआं, पानी नहीं, सिर्फ अंधेरा। पप्पू ने मोबाइल की टॉर्च झुकाई। कुएं की दीवारों पर नाखून जैसे निशान थे और गीली मिट्टी में लिखा था, मैं बाहर ही तो हूं। सोनू ने कहा, अबे ये तो वही आवाज थी। और तभी कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी पर साफ। तुम में से एक अब मेरा है। शाम को रवि लौट आया। कपड़े गीले थे, आंखें बुझी हुई। दीपक बोला, कहां गया था तू? रवि ने मुस्कुराकर कहा, वो मिली थी। कौन? चंपा, उसने कहा। और अब वो अकेली नहीं है। उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और टेबल पर रख दी। मिट्टी के नीचे कुछ उभरा, 5 उंगलियों के निशान। सोनू पीछे हट गया। पप्पू की टॉर्च अपने आप बुझ गई। रवि ने धीरे से कहा, अब खेल पूरा होगा। और उसकी आंखों में लौ झिलमिलाने लगी, जैसे किसी ने उनमें लालटेन की आग भर दी हो। भरमपुर की रात अब किसी इंसान की नहीं रही थी। गली में हवा भी किसी की फुसफुसाहट जैसी चलती थी, धीमी, ठंडी और बीच बीच में कांपती हुई। कुत्ते जो हमेशा भौंकते रहते थे, अब चुप थे। लोग कहते थे, भरमपुर पर परछाई उतर आई है। और उस परछाई की शुरुआत उसी रात से हुई थी, जब रवि कुएं से लौटकर आया था। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। दिन में चुप रहता, रात को अकेले गली में घूमता। उसकी आंखें काली पड़ गई थीं। सिर्फ थकान नहीं,
जैसे भीतर किसी और की परछाई रहती हो। कभी कभी वो अपने आप मुस्कुरा देता, कभी किसी को देखे बिना सिर हिलाता। दीपक, सोनू और पप्पू अब उसे डरने लगे थे, पर कोई भी मुंह पर नहीं बोलता था। एक रात दीपक ने खिड़की से देखा, रवि उसके घर के बाहर खड़ा है। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। वो दीवार को उंगलियों से छू रहा था और धीरे धीरे मिट्टी में कुछ लिख रहा था। दीपक ने झांका, दीवार पर लिखा था, आगे। अगले दिन सोनू ने कहा, यह सब खत्म करना होगा। दीपक बोला, कैसे? अब वो हमारी बात नहीं सुनता। पप्पू ने मोबाइल उठाया, तो फिर रिकॉर्ड करते हैं, अगर कुछ गलत है कैमरे में आएगा। तीनों शाम को रवि के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा और लालटेन की लौ दीवार पर कांपती परछाइयां बना रही थी। रवि वहां नहीं था। टेबल पर उसकी पुरानी कॉपी रखी थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, भूत उतारने का खेल, असली शुरुआत। पन्ना पलटा तो अगले पर सिर्फ एक शब्द था, कुएं। पप्पू ने कैमरा ऑन किया। अबे, ये तो पागल हो गया है, वो खुद को फिल्म बना रहा है। दीपक ने फुसफुसाया, नहीं, वो हमें दिखा रहा है कि आगे क्या करना है। रात फिर उतरी। तीनों लालटेन लेकर उसी रास्ते निकले जहां पहली बार सब शुरू हुआ था। गली में अंधेरा था, लेकिन मिट्टी पर गीले कदमों के निशान चमक रहे थे। सोनू ने नीचे देखा, 5 कदम। ये हमारे तो नहीं है। हवा में किसी के हंसने की बहुत हल्की आवाज आई। दीपक ने पलट कर देखा, दीवार पर उनकी परछाइयां पड़ रही थीं, लेकिन अब वे 3 नहीं 4 थीं। एक परछाई बीच में झुकी हुई, सिर झुकाकर जैसे रेंग रही हो। अबे ये क्या है? पप्पू चीख पड़ा। चलो जल्दी चलो, सोनू ने कहा। तीनों दौड़ने लगे, पर पीछे वही कदमों की आवाज बढ़ती जा रही थी, ठप ठप ठप, और उनके बीच में रगड़ने जैसी एक अजीब सरसराहट। तीनों उस पुराने स्कूल पहुंचे। दरवाजा खुला था, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दा हिल रहा था। भीतर दीवारों पर हाथों के निशान बने थे, 4 बराबर और एक लंबा टेढ़ा। वो यही है, सोनू ने कहा। रवि, नहीं, 5वां। दीपक ने कांपते हाथों से लालटेन ऊपर की। ब्लैकबोर्ड के नीचे कुछ हिलता दिखा, जैसे कोई झुका हो, मिट्टी पर कुछ लिख रहा हो। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कौन है? पप्पू की आवाज कांपी। वो आकृति सीधी हुई। लालटेन की लौ ने उसके चेहरे पर रोशनी डाली। वो रवि था, लेकिन उसकी आंखें अब काली नहीं, खाली थीं, जैसे कोई अंदर झांक रहा हो और वह बस खोल बन गया हो। उसके मुंह से वही आवाज निकली, किसे बाहर निकाल रहे हो? दीपक पीछे हट गया। अबे भाग। रवि मुस्कुराया, अब कोई नहीं भागेगा। और उसी पल उसकी परछाई दीवार से अलग होकर हिलने लगी। वो धीरे धीरे दीवार से उतरकर फर्श पर आ गई, चलती हुई परछाई जिसके पैर नहीं थे। तीनों स्कूल से भागे। गली अंधेरे में भरी थी। लालटेन झिलमिलाई, गिरते गिरते बची। दीवारों पर अब 5 परछाइयां थीं, 4 उनकी और एक जो सिर झुकाकर चलती थी। सोनू ने पीछे देखा। रवि अब गली के मोड़ पर खड़ा था, पर उसकी परछाई वहीं उनके साथ थी। अबे वो खुद उधर है, पर परछाई इधर। पप्पू चिल्लाया, मत देख पीछे, दीपक ने कहा। वे दौड़े, सांसें कांपती हुईं, दिलों की धड़कन किसी ढोल की तरह गूंजती। एक मोड़ पर पहुंचे तो गली खत्म थी। आगे दीवार, पीछे कदमों की आवाज। सोनू ने दीवार पर टॉर्च मारी, वहीं लिखा था, आगे। किसी तरह तीनों घर पहुंचे। दरवाजा बंद, सांसें थमी। दीवार पर देखा, फिर वहीं 5 उंगलियों के निशान, पर इस बार नीचे एक और शब्द था, कुएं पर लौटो। दीपक के हाथ कांप रहे थे। अब क्या करें? सोनू ने धीरे से कहा, अब ये खेल हम नहीं, वो चला रही है। पप्पू ने कांपते स्वर में कहा, और वो चाहती है कि हम लौटें। कमरे में सन्नाटा। अचानक लालटेन की लौ कांपी और बुझ गई। अंधेरे में वही आवाज फिर गूंजी। अब तुम 4 नहीं रहे। भरमपुर की सुबह अब शांत नहीं रही थी। यह गांव जहां पहले मुर्गे की बांग पर जगता था,
अब लोगों की नींद से पहले ही डर उन्हें जगा देता था। गली में बच्चे खेलते नहीं थे और हर घर के दरवाजे के पीछे अगरबत्ती की राख लकीर की तरह जल चुकी थी। लोग अब कुएं वाली बात से बचते, लेकिन हवा में उसका नाम अब भी था। दीपक, सोनू और पप्पू ने कसम खाई थी कि वे अब उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, पर जो चीज लौट चुकी थी वो अब हर जगह थी। रवि के गायब होने के बाद दीपक सबसे ज्यादा बदला हुआ था। उसकी आंखों के नीचे नींद की गहराई थी, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे कई रातें किसी और की छाया में जागा हो। वो बार बार कहता, मैंने कुछ सुना था। उस रात गली में कोई था, कोई जो हमारे बीच चल रहा था, पर आवाज नहीं कर रहा था। सोनू ने उसे शांत करने की कोशिश की। वो बस डर है दीपक, कुछ नहीं है। दीपक ने आंखें उठाईं। अगर कुछ नहीं है तो परछाइयां चार क्यों नहीं होती? कमरा सन्नाटे में डूब गया। बाहर नीम के पत्ते सरसराए और उसी वक्त पप्पू का मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। अबे, अपने आप चालू हो गया? पप्पू बोला। स्क्रीन पर वीडियो का आइकन चमक रहा था। न्यू रिकॉर्डिंग 3:13 AM। तीनों ने एक दूसरे को देखा। सोनू ने कहा, कल रात तो सब अपने घर थे। दीपक ने डरते हुए कहा, प्ले करो। वीडियो चल पड़ा। अंधेरा, लालटेन की धुंधली लौ, कमरे का वही कोना जहां दीपक सोता था, फ्रेम में वही दिख रहा था। दीपक खुद, वो जागा हुआ था, बिस्तर पर बैठा हुआ। धीरे धीरे बोला, तू क्यों आया? कमरे में और कोई नहीं था। जा, मैं नहीं बुला रहा। फिर एक झटका, दीपक का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज भारी और अजीब हो गई। मैं तो तेरे अंदर हूं। पप्पू ने चीख कर मोबाइल गिरा दिया। दीपक का मुंह सूख गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सोनू ने धीरे से मोबाइल उठाया और फिर देखा। वीडियो में दीपक के पीछे दीवार पर पांचवां साया उभरता दिखा। वो धीरे धीरे दीवार से अलग होकर उसके कंधे पर झुक गया और स्क्रीन काली पड़ गई। सोनू ने कहा, हमें गिरधारी बाबा के पास चलना होगा। तीनों भागे हुए पीपल के नीचे पहुंचे। बाबा मिट्टी पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। बाबा, सोनू हांफते हुए बोला, वो वापस आ गई है। अब वो दीपक के अंदर है। बाबा ने सिर उठाया। मैं जानता हूं, जिन दरवाजों को तुमने ठोकर से खोला है, उन्हें बंद करने की चाबी अब तुम्हारे पास नहीं। पप्पू कांप गया। फिर क्या करें? बाबा ने मिट्टी पर हाथ रखा और कहा, जो लौट आया है वो वही दीपक नहीं है। जब वो बोले और उसकी परछाई स्थिर रहे तो समझ लेना वो भीतर नहीं रहा। दीपक ने घबरा कर पूछा, मतलब? बाबा ने जवाब दिया, मतलब अब पांचवां तुम में से किसी के भीतर बस चुका है। तीनों सन्न रह गए। भरमपुर पूरी तरह अंधेरे में। सोनू और पप्पू दीपक के घर पर थे। आज रात उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, सोनू बोला। दीपक खिड़की के पास बैठा था, लालटेन के सामने। घड़ी ने 3:12 बजाए। कमरा अचानक ठंडा हो गया। हवा रुक गई। दीवार पर हल्की परछाई फैली। पहले एक, फिर दो, फिर तीन और फिर चौथी, जो फर्श से चिपकी हुई थी। पप्पू ने कैमरा उठाया। दीपक की आंखें अब ऊपर उठ रही थीं। वो धीमे स्वर में बुदबुदाया, वो फिर आ गई। सोनू ने उसका कंधा पकड़ा। कौन? दीपक ने मुंह घुमाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और गले से वही आवाज निकली, किसे बाहर निकाल रहे हो? कमरे की लालटेन बुझ गई। पप्पू ने कैमरा चलाया, पर स्क्रीन पर सिर्फ धुआं था। दीपक अब हंस रहा था, धीमे खिंचे हुए स्वर में। अब 4 नहीं रहे। भोर के वक्त सोनू ने दरवाजा खोला। दीपक कहीं नहीं था। बिस्तर पर राख पड़ी थी, जैसे कोई शरीर वहीं जल गया हो। दीवार पर वही 5 हाथों के निशान और नीचे लिखा, अब 3 बचे। सोनू और पप्पू खामोश खड़े रहे। हवा में किसी की सांस की आवाज थी, जैसे कोई बहुत पास आकर कान में फुसफुसा रहा हो। अब क्या करें? पप्पू ने पूछा। सोनू ने धीमे स्वर में कहा, अब हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है और क्यों लौटी है।
पप्पू ने कांपते हाथों से कैमरा बंद किया। स्क्रीन पर वीडियो अपने आप चल पड़ा। दीपक की हंसी और फिर वही आवाज, अब तुम्हारी बारी है। भरमपुर अब डर का इलाका बन चुका था। रातें यहां धीरे नहीं आती थीं, वे रेंगते हुए घरों में घुसती थीं। हर गली में लोग दरवाजों पर नमक छिड़कते, कुछ लोग नींबू मिर्च बांधते और कुछ बस चुप्पी साधे बैठे रहते। कुएं की दिशा अब कोई नहीं देखता था, पर हवा वो अब भी वहीं से चलती थी। अब सिर्फ सोनू और पप्पू बचे थे। दोनों के चेहरे पर नींद की जगह अब भय की स्थायी छाया थी। दीपक के बाद से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों जानते थे कि कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ आगे चल रहा था। उस सुबह जब सूरज निकला, सोनू के दरवाजे पर वही 5 निशान बने थे और नीचे मिट्टी पर उभरा एक वाक्य, अब 3 नहीं रहे। सोनू ने मिट्टी छूते हुए कहा, अब बस हम हैं और वो। पप्पू ने फुसफुसाया, नहीं, बाबा हैं, वही कुछ कर सकते हैं। वे दोनों दौड़ते हुए पीपल के नीचे पहुंचे। गिरधारी बाबा वहीं थे, आंखें बंद, चारों ओर जलती दिए और हवा में अगरबत्ती की गंध जो डर को बस छिपा पा रही थी, मिटा नहीं पा रही थी। सोनू ने कांपते हुए कहा, बाबा सब खत्म हो गया। रवि, दीपक सब चले गए। बाबा ने आंखें नहीं खोली, धीरे बोले, खेल वहीं खत्म होता है जहां से शुरू हुआ था, और तुमने जो शुरू किया है वो बुलावा नहीं, बंधन है। पप्पू चिल्लाया, हमने तो बस मजाक किया था। बाबा की आवाज गहरी हो गई, भूतों से मजाक नहीं किया जाता बेटा, उन्हें बुलाना आसान है, भेजना नहीं। सोनू ने डरते हुए पूछा, क्या अब भी कोई रास्ता है? बाबा ने सांस छोड़ी, एक ही, उसे लौटाना होगा वहीं जहां से आई थी, कुएं में। पप्पू ने पूछा, वो कौन थी बाबा? बाबा ने आंखें खोली, उनकी पुतलियां अब लाल थीं, जैसे उनमें लौ जल रही हो। वो चंपा थी, उन्होंने कहा। 10 बरस पहले झाड़ फूंक के खेल में उसका मजाक उड़ाया गया। लोगों ने कहा कि उस पर भूत है। जब उन्होंने उसके सिर पर नींबू मिर्च रखे तो उसने कहा, अगर मुझे झाड़ोगे तो मैं खुद लौटूंगी। और उस रात वो कुएं में कूद गई। उसका शरीर सूख गया, पर उसका वचन जीवित रहा। सोनू ने धीरे से कहा, और अब वो लौट आई है? बाबा ने सिर झुका लिया। हां, वो 5वां जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, वो कोई और नहीं, चंपा की आत्मा है। पप्पू ने कांपते हुए कहा, पर वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? बाबा बोले, क्योंकि तुमने उसका खेल दोहराया है। वही शब्द, वही नींबू मिर्च, वही वक्त। उसने सुना और समझा कि तुम उसे फिर बुला रहे हो। बाबा ने हाथ उठाया, अब सुनो, आज रात अगर तुमने कुछ नहीं किया तो भरमपुर में कोई नहीं बचेगा। तुम दोनों कुएं पर जाओगे, उसकी राख वहां डालनी होगी जहां उसने पहली बार किसे बाहर निकाल रहे हो कहा था। सोनू ने पूछा, और अगर वो सामने आ गई? बाबा की आवाज धीमी पर कठोर थी, तो पीछे मत देखना, जो पीछे देखेगा वो उसी का हो जाएगा। पप्पू ने सिर झुका लिया, हम जाएंगे। बाबा ने उनकी ओर झुककर एक छोटा थैला दिया, इसमें मिट्टी है, उस रात की राख, इसे कुएं में डाल दो, पर याद रखना अगर हवा चलने लगे तो बोलना मत। रात उतरते ही दोनों निकले। आसमान पर चांद बादलों में डूब गया। नीम के पत्ते कांपने लगे। गली वैसी ही थी, धूल, सन्नाटा और हवा जो बोलती नहीं, सुनती थी। कुएं के पास पहुंचे तो चारों ओर वही 5 निशान बने हुए थे। मिट्टी पर ताजे कदमों की लकीरें थीं, मानो किसी ने अभी अभी वहां चक्कर लगाए हों। पप्पू ने कांपते हुए कहा, वो यहां है। सोनू ने थैला निकाला, बस मिट्टी डालनी है और भागना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं के पास कदम रखा, हवा का एक ठंडा झोंका आया। दीपक की हंसी की गूंज सुनाई दी, फिर रवि की आवाज, अब तो खेल पूरा होगा। कुएं से धुआं उठने लगा, उसमें चेहरों के धब्बे उभरने लगे। रवि, दीपक और एक और औरत का चेहरा, चंपा। उसके बाल पानी की तरह लहराते,
आंखें जली हुई राख जैसी। तुमने फिर बुलाया मुझे। उसकी आवाज धीमी पर साफ थी। सोनू ने मिट्टी कुएं में फेंकते हुए कहा, जा, लौट जा जहां से आई। हवा ने चिल्लाहट के साथ जवाब दिया, तुमने बुलाया था, अब मैं नहीं जाऊंगी। लालटेन बुझी, धुआं फैला और कुएं से काली परछाइयां उठीं। पप्पू पीछे हटने लगा, पर उसके पैर मिट्टी में धंस गए। सोनू ने चिल्लाया, पीछे मत देखना। पप्पू ने डर में सिर घुमाया और उसी क्षण उसका चेहरा स्याही की तरह धुंधला हो गया। उसकी चीख हवा में गुम हो गई और कुएं का पानी गाढ़ा काला पड़ गया। कुछ पल बाद हवा थम गई। सोनू अकेला रह गया। थैला अब खाली था और कुएं के चारों ओर 5 दिए अपने आप जल उठे। हर दिए के पीछे एक परछाई खड़ी थी, रवि, दीपक, पप्पू और एक और, सोनू का खुद का साया, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो पीछे हट गया, पर कुएं की दीवार पर उभरा एक शब्द, आगे। भरमपुर की अगली सुबह किसी शमशान जैसी थी, जहां धूप तो आई थी, मगर उसके साथ एक अदृश्य सर्द हवा भी थी। गांव वाले अब बोलने से डरते थे, जैसे शब्द बोलने से भी कोई जाग जाएगा। नीम के पेड़ पर बैठे कौए अजीब दिशा में देख रहे थे, कुएं की तरफ। और वहीं उसी कुएं के पास मिट्टी में आधी धंसी हुई पप्पू की चप्पल मिली। उसके पास लालटेन टूटी पड़ी थी और दीवार पर लिखा था, अब 2 नहीं रहे। सोनू वहीं खड़ा था, पसीने से भीगा, चेहरा पीला, आंखें फटी हुई। उसके कान अब भी पिछली रात की आवाजें सुन रहे थे, वो चिल्लाहट, वो धुआं और वो आवाज जो उसके सपनों तक उतर आई थी। तुमने बुलाया था। उसने कुएं की तरफ देखा। पानी काला नहीं था, बल्कि अब शांत और साफ दिख रहा था, पर उसकी सतह पर कुछ हिल रहा था, जैसे किसी ने ऊपर से झांक कर देखा हो और फिर गायब हो गया हो। सोनू ने थैली में झांका। जिस राख को उसने फेंका था, उसका रंग अब फिर से गाढ़ा हो गया था। वो फुसफुसाया, पप्पू, तू वापस आ। लेकिन हवा में जवाब आया, मैं यहीं हूं। सोनू भागा हुआ चौपाल पहुंचा। गांव के कुछ लोग पहले से वहां थे, उनके चेहरों पर वही सवाल, कुएं पर क्या हुआ? सोनू ने कुछ नहीं कहा, बस कांपते हुए कहा, पप्पू वहीं गया। वहीं कहां? किसी ने पूछा। सोनू ने धीरे से कुएं की दिशा में इशारा किया। सब चुप हो गए, कोई आगे नहीं बढ़ा। गिरधारी बाबा भी नहीं दिखे। सिर्फ हवा में अगरबत्ती की बुझी हुई गंध थी और नीम के पेड़ से गिरते पत्तों की सरसराहट। सोनू अब अकेला था। उस रात वो अपने कमरे में बैठा रहा, लालटेन की लौ को देखता हुआ। हर बार जब लौ कांपती, उससे लगता कोई उसके पीछे है। कभी कभी हवा बिना वजह चल पड़ती और दरवाजे की झिड्डी से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। अब 2 नहीं रहे। सोनू ने अपनी हथेली देखी। वहीं 5 पतली उंगलियों के निशान थे, जो अब उसकी त्वचा में गहरे धंस चुके थे। नहीं, मैं खत्म नहीं होने दूंगा ये खेल, वो बड़बड़ाया। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में कमरे के कोने से वही हंसी सुनाई दी, धीमी लेकिन बहुत पास। अब तू अकेला है। सुबह सूरज उगा, पर सोनू के दरवाजे के बाहर एक मोबाइल पड़ा था। वो पप्पू का मोबाइल था। स्क्रीन टूटी पर चालू। वीडियो अपने आप चलने लगा। समय 3:13 AM। वीडियो में वही कुआं, वही नीम का पेड़ और फ्रेम में दिखा पप्पू खड़ा है कुएं के किनारे। उसकी आंखें बंद, होंठ बुदबुदा रहे थे। वो कह रहा था, अब हम सब एक हैं, अब कोई नहीं बचेगा। फिर उसने कुएं में झांका और पानी में अपना ही चेहरा देखा, पर उस चेहरे में कुछ और भी था। रवि, दीपक और चंपा की परछाइयां। पप्पू ने एक झटका खाया और स्क्रीन कांप गई। अगले ही पल वो पानी में गिरा और आवाज आई, छपाक। वीडियो वहीं थम गया, पर उसके आखिरी फ्रेम में सोनू की परछाई दिखी, जो कुएं के दूसरी तरफ खड़ी थी। हालांकि सोनू उस रात वहां नहीं था। शाम को गिरधारी बाबा लौटे। उन्होंने सोनू को अकेले बैठे देखा।
बाकी सब चले गए। सोनू बोला, अब बस मैं हूं। बाबा ने गहरी सांस ली। नहीं बेटा, अब तू भी नहीं। सोनू ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? बाबा ने हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली पकड़ी। 5 उंगलियों के निशान अब चमक रहे थे, लाल रंग में। अब वो तुझ में है, बाबा बोले। नहीं, वो नहीं हो सकता। सोनू पीछे हटा। बाबा की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक शांति थी। उन्होंने कहा, जो खेल शुरू हुआ था अब उसी के भीतर खत्म होगा। रात फिर आई। कुएं की दिशा से धुआं उठा। सोनू अकेला उसी रास्ते पर चला। नीम की शाखाएं हिल रही थीं और हर घर की दीवार पर एक शब्द उभर आया था, आगे। वो कुएं के पास पहुंचा। कुएं का पानी अब नहीं हिल रहा था, मानो इंतजार कर रहा हो। सोनू ने फुसफुसाया, अब खत्म कर। कुएं से आवाज आई, अब खेल पूरा हुआ। धीरे धीरे सोनू की परछाई कुएं की दीवार पर चढ़ने लगी। फिर उसने जैसे खुद उसे अंदर खींच लिया। हवा रुक गई, लालटेन बुझ गई। भरमपुर फिर जागा। कुएं के पास कोई नहीं था, सिर्फ एक चीज बाकी थी। दीवार पर उभरा एक आखिरी वाक्य, अब एक नहीं रहा। और नीचे मिट्टी में खुदे 5 नाम, रवि, दीपक, पप्पू, सोनू और चंपा। 5वां खेल पूरा हो चुका था। अब भरमपुर में भूत उतारने का खेल सच में खत्म हो गया था, या शायद अब शुरू। भरमपुर अब मानचित्र पर एक गांव नहीं रहा था, वो अब एक कहानी था। एक ऐसी कहानी जो हर बार दोहराई जाती थी, पर कभी खत्म नहीं होती थी। जिस रात सोनू का नाम मिट्टी में दर्ज हुआ, गांव ने राहत की सांस ली। लोगों ने सोचा कि अंत हो गया, पर जो चीज डर के साथ जन्म लेती है वो अंत से नहीं, सन्नाटे से शुरू होती है। अगली सुबह भरमपुर में सब कुछ सामान्य दिखा। बच्चे फिर गलियों में खेलने लगे और औरतों ने कुएं से पानी भरना शुरू किया। गली में नींबू मिर्च लटकाए गए, जैसे ये किसी गहरी लड़ाई की आखिरी ढाल हो। लोग अब उस रात की बातें नहीं करते थे। वे कहते थे, जो हुआ भूल जाओ, भूत उतारने का खेल खत्म हो गया। पर नियम के पेड़ के नीचे बैठा राम सिंह चौकीदार जानता था, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस रुक जाती हैं और इंतजार करती हैं। उस रात ठीक 3:13 AM गांव की हर लालटेन अपने आप जल उठी। हवा एकदम थम गई, कुत्ते जमीन पर लेट गए और नीम के पत्ते ऐसे स्थिर हो गए जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। फिर धीरे धीरे हर घर की दीवार पर वही शब्द उभरने लगे, आगे। शुरू में लोगों ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन शब्दों के नीचे खून जैसी लाल लकीरें बहने लगीं, तब किसी ने सांस भी नहीं ली। और तभी गांव की सबसे पुरानी हवेली से एक आवाज गूंजी, वही पुरानी, भारी और सर्द आवाज, किसे बाहर निकाल रहे हो भरमपुर? लोग भागते हुए गिरधारी बाबा के पास पहुंचे। बाबा पीपल के नीचे नहीं, हवेली के सामने खड़े थे। उनके चारों ओर 5 दीपक जल रहे थे। बाबा बोले, जिसने सोचा कि खेल खत्म हुआ, उसने कभी इसे समझा ही नहीं। हर पीढ़ी इसे दोहराती है और हर बार 5वां नया होता है। एक बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, पर इस बार 5वां कौन है बाबा? बाबा मुस्कुराए, इस बार 5वां कोई और नहीं, भरमपुर खुद है। अचानक जमीन कांपी। हवेली के पीछे वाले कुएं से धुआं उठा। नीम के पेड़ की शाखें झुक गईं, लालटेनें बुझने लगीं और कुएं के ऊपर से 5 परछाइयां उभरीं, रवि, दीपक, पप्पू, सोनू और चंपा। 5 एक गोले में खड़े थे। चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, पर उनकी आंखों में वही चमक थी जो खेल की पहली रात रवि की बीड़ी में थी। चंपा की आवाज आई, हर बार कोई सोचता है कि ये खेल उसका है, पर ये खेल हमारा है। हम ही उतारते हैं भूत। अब तुम उतरो। धीरे धीरे हवेली से लेकर चौपाल तक हर घर के दरवाजे पर हाथों के निशान उभरने लगे, 4 बराबर और एक लंबा, टेढ़ा। लोग अपने घरों में छिप गए, पर छतों पर किसी के कदमों की आवाज आने लगी।
औरतें बच्चों को सीने से चिपकाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगीं, पर हर बार जब वे बोलती आवाज बीच में रुक जाती, जैसे कोई शब्द चुरा लेता हो। रात बढ़ती गई और हवा में सिर्फ एक ध्वनि रह गई, ठप ठप ठप। कदमों की नहीं, परछाइयों की। भोर से पहले बाबा हवेली के सामने पहुंचे। उन्होंने कुएं के पास जाकर जमीन छुई और कहा, अब लौट जा चंपा, तूने बहुत खेल लिया। कुएं से चंपा की आवाज आई, बाबा तुमने ही तो कहा था कि जो बुलाया जाए उसे लौटना नहीं चाहिए। बाबा की आंखें भर आईं। हां, और मैंने ही गलती की थी। उन्होंने अपने थैले से राख की आखिरी मुट्ठी निकाली, कुएं में फेंकी और बोले, अब जो भी आए वो मेरी जगह ले। कुएं से हवा उठी, दीपक की लौ झिलमिलाई और फिर एक ही आवाज आई, स्वीकार है। अगले पल बाबा वहां नहीं थे, सिर्फ उनकी चप्पलें रह गईं और पीपल के नीचे 5 दियों की लौ एक साथ बुझ गई। सुबह भरमपुर फिर जागा। लोगों ने बाबा को नहीं देखा। कुएं की मिट्टी अब समतल थी, मानो किसी ने सारे निशान मिटा दिए हों। लेकिन हर घर के दरवाजे पर काले रंग से एक संख्या लिखी थी, 5। कोई नहीं जानता था किसने लिखा, पर गांव के सबसे पुराने नियम के नीचे एक टूटी तख्ती पड़ी थी, जिस पर खून से लिखा था, भूत उतारने का खेल, अगली बारी। रात फिर उतरी। हवा में वो जानी पहचानी गंध, नींबू मिर्च, राख और गीली मिट्टी की। एक नया लड़का अरुण शहर से आया था। वो गांव की कहानियां सुनकर हंस रहा था। भूत उतारने का खेल, उसने मुस्कुराकर कहा, चलो रात को वही खेल खेलेंगे। और नीम के पीछे किसी ने बहुत धीरे से हंसते हुए कहा, किसे बाहर निकाल रहे हो? भूत उतारने का खेल समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो खेल डर से शुरू होता है वो कभी खत्म नहीं होता। वो बस अगली सांस का इंतजार करता है। और अब शायद तुम्हारी बारी है।